अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्म में देखा कि उस्मान शेख आताब अली से मुलाकात करता है और इस किस्म के आगाज़ में उस्मान बाला खतून के पास खड़ा होता है कि उतने में बाला खतून की दोस्त वहाँ पहुँचती है और बताती है कि आपकी घोड़ी ठीक नहीं लग रही। और फिर वो दोनों एक घोड़ी के पास चले जाते हैं और बाला खतून घोड़ी को देखते ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसका जख्म बहुत पेचीदा होता है और साथ ही उस्मान को बताती है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसने मेरे साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। उस्मान घोड़ी को देखता है और कहता है अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ। बाला खतून कहती है मुझे आप पर मुकम्मल एतबार है और फिर उस्मान घोड़ी को कुछ खिलाता है और कहता है कि इजाज़त दे के मैं अपने कबीले ले जाकर इसका इलाज करना चाहता हूँ। तो वो इजाज़त दे देती है। कबीले में दुमदार कई सरदारों के साथ बैठा होता है तो बमसी कहता है तमाम लोग उनसे जंग करना चाहते हैं मगर मुझे लगता है कि आप लोग तैयार नहीं। तो दुमदार कहता है कि असल मसला जानने बगैर जंग करना दुरुस्त नहीं। बमसी कहता है अगर जंग महज अक्ल की मोहताज होती तो जंग में अकलियत अक्सरियत पर हावी ना होती। मुझे लग रहा है कि हमारी मजलिस में हौसलों की कमी है। दूसरी तरफ उस्मान सिपाहियों और घोड़ी के साथ कबीले पहुँच जाता है। उताक में दुमदार कहता है कि अभी जंग की बात करना मुनासिब नहीं, उस्मान के आने तक हमें मोहतात रहना होगा। इतनी देर में उस्मान उताक में इजाज़त लेकर दाखिल हो जाता है और कहता है जब तक फिसाद की बरसात होती रहेगी तलवारों में जंग उलूद होती रहेंगी, जंग करो या सुलह करो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सुनिए। दुमदार उससे बैठने का इशारा करता है। उस्मान कहता है मैं तमाम सरदारों को बताना चाहता हूँ कि कुरूजा हिसार से फैलने वाले फितने के खिलाफ जंग का वक्त आन पहुँचा है, लेकिन महज तलवार के साथ इस दुश्मन को मात नहीं दी जा सकती। दुमदार पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? उस्मान कहता है ये दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है, अगर इसके टुकड़े टुकड़े ना किए गए तो इसको रोकना आसान ना होगा, वो हम पर हावी हो जाएगा। फासिदों के ठिकानों पर पहुंचकर उनकी जड़ों से उखाड़ देने का वक्त आ गया है, मजीद वक्त नहीं है, हमको आज ही जंग का फैसला करना होगा। और कहता है कि आखिरी फैसला दुमदार साहिब का ही को होगा। सब सरदार इस बात में जवाब देते हैं जबकि दुमदार कहता है कि मैं अकेले में अपने भतीजों के साथ बात करना चाहता हूँ। नए बाजार में आताब अली खतून से कहता है कि बेटी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे तुर्किस्तान अहमद यूसमी हजरत की अमानत लकड़ी की तलवार मेरे हाथ में आ चुकी है। बाला खतून कहती है ये आपकी दुआ से हुआ है। नहीं बेटा ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से और कोशिश से हुआ है। आताब अली कहता है ये लकड़ी की तलवार सीने में दाखिल होने वाली सयाफ औलादी तलवार की मानिंद नहीं है। यह तलवार बुहरान हालात में साहिर होती है और तुर्कों के लिए नए खकान तक पहुँचती है और उससे फूटने वाला नूर जालिम के खिलाफ खौफ, मजलूम के लिए उम्मीद बनेगा। बाला खतून कहती है कि हम इन हालात में इस खकान को कैसे तलाश करेंगे? वो कहता है बेटा हम इसकी तलाश करेंगे जो शदीद हवा में भी दहकने में कामयाब रहा, क्योंकि जब हम ये तलवार उसके शरारे की पुश्त पर रखेंगे तो वो शरारा लावे में बदल जाएगा और मजलूमों पर मुसल्लत कैदो जिल्लत के पर्दों को जला देगा। और बाला खतून कहती है वो खाकान कौन होगा बाबा? हुकूमत दिल की कश्मकश में तलवार की घाट से कमजोर ना पड़ने वाला, सिर्फ दिल ही से नहीं अकल से भी काम लेने वाला, मजलूमों का हमदर्द, वो दोस्त का दोस्त, एक ऐसा शख्स, बहादुरों का बहादुर बेटा। उस्मान कहता है अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए मेरी ये राय है कि हम कुरूजा हिसार किले को इस्लामी कस्बा में तब्दील कर दें। अगर हम कामयाब हो गए तो हर तरफ से सुरखरुई हासिल होगी और इस तरह मंगोलों के तसल्लुत और बाज़ंतीनियों की चाल से भी निजात मिलेगी। इस्लाम का झंडा जगह जगह लहराएंगे। दुमदार उस्मान की बात सुनने के बाद कहता है मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने हमारी मेहनत हलाल की, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अब्दुल भाई की आमद तक खुद की हिफाजत करो और अपने सिपाहियों को भी काबू में रखो। उस्मान कहता है फिक्र मत करें, अगर किले की तरफ से फसाद बर्पा ना किया गया तो मैं खुद पर और अपने सिपाहियों पर काबू रखूंगा। सिपाही यानीस को एक खत देता है और सोफिया पूछती है आका यानीस इसमें क्या है? खैर है? यानीस कहता है नए बाजार में मेरे जसूस निज़ामुद्दीन ने खबर दी है कि अखी बरादरी नए बाजार में सरायत कर चुकी है और उस्मान भी उनके साथ नजर आया है। ये सुनते ही कालानुस कहता है मुझे इजाज़त दे कि मैं उन पर हमला करके उनको ख़त्म करना चाहता हूँ, मगर यानीस उसको रोक देता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये काम तुम नहीं कोई और करेगा। उस्मान सामसा से मुलाकात कर रहा होता है और बुरान दस्तक देखकर उस्मान के पास आता है और कहता है उस्मान साहब थियोक्लस फरार हो गया। उस्मान गुस्से में उससे पूछता है कैसे फ़रार हुआ, कैसे? मैंने तुम्हारी इमानत में दिया था। और कहता है कि मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसका इलाज किया और थोड़ी देर के लिए जंगल में शिकार के लिए निकल गया तो वापसी पर देखा कि वो वहाँ से गायब था, किसने उसकी रस्सी काटी है। दुमदार के पास बतूर पहुंचता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है और कहता है कि उस्मान ने सूफिया के आदमियों में से एक आदमी को जिंदा पकड़ लिया है। दुमदार कहता है वो कौन है? बतूर दुमदार को बताता है कि जब उस्मान किले से फरार हो रहा था तो सूफिया ने उस्मान के ताकों में भेजा था। दुमदार कहता है ये मालूमात बतीनिया को एक बड़ी जंग से बचाएगी
कुंदूज को भी खबर कर दो। बताक में उस्मान कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है और वो कुरान पाक की इन आयात की तिलावत करता है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। और फिर दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, तू हर शय को जानता है, हर शय को देखता है और हर शय से वाकिफ है। तू बेहतर जानता है कि हमारे दिलों में और दिमागों में क्या चल रहा है। हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और मेरे ख्वाबों की तकमील फरमा। दमदार कुंदूज को थियोफिलस का बता देता है कि वो हमारे पास है और कहता है कि इसका उस्मान को पता नहीं चलना चाहिए। और वो चाहता है कि अमन के लिए थियोफिलस को सूफिया के हवाले करना होगा। किले में सामसा उस आदमी के पास पहुंच जाता है और आदमी को बताता है कि मुझे उस्मान ने भेजा है। वो आदमी पूछता खैर तो है। सामसा बताता है मुझे एक थियोफिलस नामी शख्स को तलाश करना है। तो वो कहते हैं हम उसको किले में जगह जगह तलाश करें। और साथ ही वो किले में घूम रहे होते हैं कि सामसा दमदार और कुंदूज को देखता है जो थियोफिलस को किले में ले जा रहे होते हैं। दूसरी जानिब अफंदी यानी इसबी ने बाजार में जायजा ले रहा होता है। किले में दमदार सूफिया से कहता है तुमने बमसी साहब की बहू को मारा, मेरी बेटी को अगवा किया, मेरे भतीजे उस्मान के ताक़ुब में उसे भेजा, मैं इसे अपने हाथों से तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। मगर सूफिया कहती है ये मत भूले कि मेरा शोहर कत्ल हुआ है। सूफिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुकदमा अदालत में चले। दमदार कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि इसका मुकदमा रोमी और तुर्कों की मौजूदगी में सौगात की अदालत में चलना चाहिए। बाजार में एक चोर एक औरत से सोने के सिक्के चुरा कर भागता है और उस्मान उसके ताक़ुब में भागता है। आखिर वो चोर को पकड़ लेता है और निजामुद्दीन से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपना फ़र्ज सही से पूरा नहीं कर रहे। अगर ऐसा नाखुशगवार मुस्तकबिल में पेश आया तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये कहते ही उस्मान उस चोर का हाथ काट देता है और उस रकम उस औरत को दे देता है। औरत उस्मान की तारीफ करती है और बाला खतून और उस्मान को दुआ देती है कि आप दोनों सलामत रहें, अल्लाह तुम जैसे सरदारों का साया हम पर सलामत रखे। उस्मान बाला खतून की बनाई हुई प्लेट की तारीफ करता है और बताता है कि अलाचा का इलाज हो चुका है और वो ठीक है। फिर अफंदी यानी इसमें उस्मान की तारीफ करता है और बाला खतून से वो प्लेट खरीदता है और चला जाता है। उस्मान बाला खतून से कहता है कि हमको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ख़ुसूसन ऐसे जो दरवेशों का रूप धार कर चलते हैं। और फिर उस्मान बाला खतून को उसकी घोड़ी के पास ले जाता है। आलिशाह का सिपाही आता है और उस्मान को बताता है कि आलिशाह साहब ने आपको याद किया है। जबकि किले में सामसा थियोफिलस को उस्मान का सलाम पेश करता है और खंजर का वार करके उसको ख़त्म कर देता है। और फिर उस्मान आलिशाह के पास पहुंच जाता है तो आलिशाह उसको खुशामदीद कहता है और कहता है तुमने तो किले वालों के औसान फतह कर दिए। उस्मान कहता है हम उन पर इतना हावी हो चुके हैं कि हम उनके ख्वाबों में भी नजर आएंगे, हम उनका जुल्म मजीद नहीं चलने देंगे। आलिशाह कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने हाकिम को कत्ल नहीं किया, अगर तुमने कत्ल किया होता तो तुम खुद को बाहिफाजत किले से बाहर निकाल लेते, और अगर मुझे तुम पर जरा बराबर भी शक होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करवाता और अदालत में पेश करके जिंदान में फेंक देता। उस्मान कहता है उनके सब झूठ उनके साथ दफन हो जाएंगे और मैं हाकिम और अपने भाई अब्बास के कातलों को ढूंढकर उनसे हिसाब लूँगा।